यह एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। यह अभी तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसों में से एक है। इन मोटरों का प्रयोग लगभग हर जगह होता है, जैसे पीने के पानी को पंप करने के लिए, लिफ्ट और क्रेन जैसी चीजों को बिजली देने के लिए, यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए भी। इसलिए इस वीडियो में हम एक इंडक्शन मोटर को अंदर से देखेंगे और विस्तार से जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। इंडक्शन मोटर कुछ ऐसी दिखती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं, जिनका प्रयोग पंप, पंखे, कंप्रेशर, गियर और पुली आदि को चलाने में होता है। लगभग सभी पुर्जे मेन हाउसिंग के अंदर होते हैं। सामने की ओर हमें एक शाफ्ट दिखाई देता है। यह पुर्जा घूमता है और हम पंप, गियर और पुली को इससे जोड़कर अपना काम पूरा कर सकते हैं। पीछे की ओर हम एक पंखा और एक प्रोटेक्टिव कवर देख सकते हैं। पंखा शाफ्ट से जुड़ा है और जब भी मोटर चलती है तो यह घूमने लगता है। इंडक्शन मोटर जब चलती है तो बहुत गर्मी पैदा हो सकती है, इसलिए पंखा केसिंग पर ताजी हवा फेंकता है और उसे ठंडा करता है। अगर इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो अंदरूनी इलेक्ट्रिकल कॉइल की इंसुलेशन पिघल जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर खुद ही जल जाएगी। बाहरी घेरे पर बने खांचे सतह के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और इसके कारण वहां से अतिरिक्त गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलती है। शाफ्ट को कुछ बेयरिंग से सपोर्ट मिलता है, जो आगे और पीछे की शील्ड के अंदर लगी होती हैं। बियरिंग की मदद से शाफ्ट बिना कठिनाई के घूम सकता है और अपनी जगह बने रह सकता है। हाउसिंग के अंदर हमें एक स्टेटर मिलेगा। स्टेटर स्थित रहता है और घूमता नहीं है। इसमें कई सारे कॉपर वायर लगे होते हैं, जो आंतरिक परिधि में बने स्लॉट्स के बीच कॉइल की तरह लिपटे रहते हैं। कॉपर वायर पर विशेष प्रकार के एनेमल की परत चढ़ी होती है, जो वायरों को इलेक्ट्रिकल रूप से एक दूसरे से अलग रखती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को पूरे कॉइल से होकर प्रवाहित होना पड़ता है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे छोटे पद से होकर जाएगी। ऐसा होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। यह एक 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर है। तो हमारे पास स्टेटर के अंदर कॉइल के 3 अलग अलग सेट हैं। हर सेट का अंतिम सिरा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स के अंदर लगे टर्मिनलों से जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत आपूर्ति से जोड़े जाने पर स्टेटर एक घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। शाफ्ट से रोटर जोड़ा गया है। यहां पर स्क्विरल केज टाइप का रोटर है। इसे स्क्विरल केज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 2 सिरों वाली रिंग्स होती हैं, जिन्हें छड़ों से जोड़ा जाता है और ये साथ में घूमते हैं। यह डिजाइन पालतू हैमस्टर या गिलहरी के लिए उपयोग किए जाने वाले एक छोटे केज या अभ्यास व्हील के जैसा दिखता है। स्क्विरल केज में कई लैमिनेटेड स्टील शीट्स लगी होती हैं। ये शीट्स छड़ों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित करने में मदद करती हैं। धातु के ठोस टुकड़ों की बजाय शीट्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे रोटर में उठते एडी करंट की मात्रा कम करके कुशलता बढ़ाई जा सकती है। जब रोटर को स्टेटर के अंदर रखा जाता है और स्टेटर को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो रोटर घूमने लगता है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से होकर गुजरती है तो वायर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम इसे वायर के चारों ओर कुछ कंपास रखकर देख सकते हैं। कंपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप घूमने लगते हैं। अगर विद्युत धारा यानी करंट की दिशा पलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी उलट जाता है और इसलिए कंपास भी दिशा बदल देता है। वायर का चुंबकीय क्षेत्र कंपास के डायल को अपनी ओर खींचता है और धक्का भी देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर हम चुंबक की 2 छड़ों को आसपास रख दें तो होगा, या तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे या दूर चले जाएंगे। हम एक चुंबक को दूसरे चुंबक को घुमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम चुंबक के चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बदलकर चुंबक को घुमा सकते हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर लगा दें और उसमें से करंट प्रवाहित करें तो वायर का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबकों के साथ प्रतिक्रिया करेगा। चुंबकीय क्षेत्र और वायर में बल महसूस होगा। यह बल वायर को या तो ऊपर या फिर नीचे की ओर ले जाएगा, जो कि करंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। अगर हम वायर को एक कॉइल पर लपेट दें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। कॉइल स्थायी चुंबक की तरह ही एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव बनाती है।
हम वायरों के इस कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। जब हम वायर से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लगातार आगे और पीछे की ओर अपनी दिशा बदलने लगेंगे। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हर बार फैलेगा और संकुचित होगा तथा हर बार चुंबक के ध्रुव बदल जाएंगे। जब हम पास ही में एक और पृथक की हुई कॉइल लगा देते हैं और सर्किट पूरा करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कॉइल में भी करंट भेजता है। हम दो कॉइलों को साथ जोड़ सकते हैं और अधिक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। अगर हम इस बड़े चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वायर का बंद छल्ला लगा दें तो हम इस छल्ले में करंट प्रवाहित कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी वायर में करंट प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और हम यह भी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को खींचते हैं और दूर भी ढकेलते हैं। तो वायर का छल्ला भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और यह बड़े चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया भी करेगा। कॉइल के हर तरफ विपरीत बल का अनुभव होगा जिसके कारण यह घूमने लगेगा। इस तरह समझें तो छल्ला हमारा रोटर है और कॉइलें स्टेटर हैं। हालांकि रोटर केवल तभी तक घूमेगा जब तक कि वह स्टेटर कॉइल के अनुरूप स्थिति में नहीं आ जाता। उसके बाद वह अटक जाएगा क्योंकि कॉइल में प्रवाहित करंट की दिशा बदल जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए हमें स्टेटर में कॉइलों का एक और सेट लगाना होगा और हमें इसे दूसरे फेज से जोड़ना होगा। इस फेज में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह थोड़े अलग समय पर होता है ताकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुव अलग समय पर बदले। यह रोटर को घूमने के लिए मजबूर कर देगा। इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे पास 3 पृथक कॉइल होते हैं जिनका प्रयोग घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में किया जाता है। जब हम हर कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करेंगे तो कॉइल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा बदलने से तीव्रता और ध्रुव दोनों बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम हर कॉइल को अलग अलग फेज से जोड़ दें, फिर इलेक्ट्रॉन हर कॉइल में अलग समय में दिशा बदलेंगे। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों और तीव्रता में बदलाव भी अलग समय पर होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रसार के लिए हमें कॉइल के हर सेट को पिछले फेज से 120 डिग्री पर घुमाना होगा और फिर इन्हें स्टेटर से जोड़ना होगा। कॉइलों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुव भिन्न होते हैं, जिनके संयोजन से घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। हमने इस वीडियो में पहले देखा कि पास ही लगे दूसरे कॉइल में करंट भेजा जा सकता है। स्क्विरल केज में छड़े के हर सिरे शॉर्टेड हैं। इस तरह ये कई छल्ले या कॉइलें बनाती हैं। हर छड़ एक करंट बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। रोटर छड़ों का चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करता है। रोटर छड़ों का चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, इसलिए रोटर भी चुंबकीय क्षेत्र की सीध में आने की कोशिश करते हुए उसी दिशा में घूमता है, लेकिन वह पूरी तरह सीध में कभी नहीं आ पाता। रोटर की छड़ें अक्सर तिरछी होती हैं। इससे सभी छड़ों में चुंबकीय क्षेत्र के वितरण में सहायता मिलती है तथा यह मोटर को सीध में आने और जाम होने से रोकता है। स्टेटर के अंदर सभी कॉइलें और छल्ले होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से होकर प्रवाहित होती है तो इन कॉइलों और छल्लों के कारण घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कॉइलों को ऊर्जा देने के लिए हमें सबसे ऊपर या फिर कभी कभी एक साइड में एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं। हर टर्मिनल पर एक अक्षर और एक संख्या होती है। हमारे सामने U1, V1 और W1 है, फिर W2, U2 और V2 हैं। हमारा फेज 1 कॉइल दोनों U टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है। फिर फेज 2 कॉइल दोनों V टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है और अंत में फेज 3 कॉइल W टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है। ध्यान दें कि इलेक्ट्रिकल टर्मिनलों के दोनों सिरे अलग कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अब हम हमारी 3 फेज वाली विद्युत आपूर्ति को उनके संबंधित टर्मिनलों से जोड़ देंगे। मोटर चलाने के लिए हमें सर्किट पूरा करना होगा और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन।
अब हम इन फेजों में एसी करंट प्रवाहित करेंगे। हम देखते हैं कि जब हर फेज में अलग समय पर एसी पावर की दिशा बदलती है, तब इलेक्ट्रिसिटी एक फेज से दूसरे फेज में बहती है। इसलिए हम टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनलों को अलग अलग व्यवस्था में लगाते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के हर बार दिशा बदलने पर आसानी से फेजों के बीच आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को बनाए रख सकें। टर्मिनलों को जोड़ने का दूसरा तरीका स्टार या वाई कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करना है। इस तरीके में हम W2, U2 और V2 को केवल एक तरफ जोड़ते हैं। यह हमें स्टार या वाई के समतुल्य कनेक्शन देता है। अब जब फेजों से होकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फेजों के टर्मिनलों के बीच साझा किए जाते हैं। डिजाइन में अंतर होने के कारण स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में प्रवाहित होने वाले करंट की मात्रा अलग अलग होती है, और हम इस वीडियो के अंत में इससे जुड़ी गणना करने के बारे में जानेंगे। आइए स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के बीच अंतर को समझते हैं। आइए मान लेते हैं कि हमारी एक मोटर डेल्टा से जोड़ी गई है, जिसमें 400 वोल्ट की वोल्टेज आपूर्ति है। इसका मतलब है कि जब हम दो फेजों के बीच वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, तो हमें 400 वोल्ट की रीडिंग मिलेगी। इसे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। अब अगर हम कॉइल के दो सिरों के बीच माप करते हैं, तो हमें फिर से 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलती है। आइए मान लेते हैं कि हर कॉइल में एक प्रतिरोध या अवरोध है, क्योंकि यह 20 ओम का ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब है कि हमें अब कॉइल में 20 एम्पियर की रीडिंग मिलेगी। हम इसकी गणना 400 वोल्ट को 20 ओम से भाग देकर कर सकते हैं, जिसका परिणाम 20 एम्पियर होगा। लेकिन लाइन में करंट अलग होगा। यह 34.6 एम्पियर होगा। यह गणना हमें 20 एम्पियर का 3 के वर्गमूल से गुणा करने पर मिलती है, जिसका परिणाम होगा 34.6 एम्पियर। ऐसा इसलिए क्योंकि हर फेज में दो कॉइल जुड़े हैं। अब अगर हम स्टार या वाई कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो हमारे पास फिर से 400 वोल्ट की लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अगर हम दो फेजों को माप करें तो हमें यही माप दिखेगी। लेकिन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सभी कॉइल एक साथ जुड़े होते हैं और स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पर मिलते हैं। यह वह बिंदु है जहां हम जरूरत पड़ने पर न्यूट्रल वायर रन कर सकते हैं। इसलिए इस बार जब हम कॉइल के सिरों पर वोल्टेज की माप करते हैं, तो हमें 230 वोल्ट से कम मान मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की तरह यहां फेज दोनों कॉइलों से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। कॉइल का एक सिरा फेज से जुड़ा है, जबकि दूसरा सिरा साझे बिंदु यानी शेयर्ड पॉइंट से जुड़ा है। इसलिए वोल्टेज भी साझा की जा रही है। वोल्टेज कम है क्योंकि एक फेज हमेशा विपरीत चल रहा है। हम इसकी गणना 400 वोल्ट को 3 के वर्गमूल से विभाजित कर सकते हैं, जिसका परिणाम 230 वोल्ट होगा। चूंकि वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होगा। अगर इस कॉइल में 20 ओम का अवरोध हो, 230 वोल्ट को 20 एम्पियर से विभाजित करें तो परिणाम 11.5 एम्पियर होगा। इसलिए लाइन करंट भी 11.5 एम्पियर होगा। इसलिए हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि कॉइल में दो फेजों के बीच पूरे 400 वोल्ट हैं। लेकिन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में फेजों और न्यूट्रल पॉइंट के बीच केवल 230 वोल्ट ही होते हैं। इसलिए स्टार कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में कम वोल्टेज और कम करंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखना जारी रखें। स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही वीडियो देखें और अगले लेसन में मैं आपसे फिर मिलूंगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।